कटनी श्री कृष्ण वृद्धाश्रम भवन निर्माण का भूमि पूजन 7 अप्रैल को दद्दा धाम में शिवलिंग निर्माण शुरू। 8 तक होंगे विविध कार्यक्रम। कटनी दद्दा धाम कॉलोनी झिचंद्री में बनने वाले श्री कृष्ण वृद्धा आश्रम भवन निर्माण का भूमि पूजन गृहस्थ संत देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी के कर कमलों से रविवार 7 अप्रैल को संपन्न होगा। इससे पूर्व 6 अप्रैल शनिवार को शिवलिंग निर्माण शुरू हुआ और 8 अप्रैल तक ये कार्यक्रम विभिन्न आयोजनों के बीच निरंतर जारी रहेगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए फिल्म अभिनेता एवं दद्दा जी के शिष्य आशुतोष राणा ने बताया कि कटनी में बनने वाले वृद्धा आश्रम में हर किसी के लिए द्वार खुले रहेंगे। आज के परिवेश में शहरीकरण वाले वातावरण में अधिकांश परिवारों से वृद्धजनों को अपने ही परिवार से विमुख होकर घर से निकाला जा रहा। उन पीड़ित दुखियारों वृद्धजनों को आश्रय देने की पहल आज दद्दा धाम में एक वृद्धाश्रम का निर्माण, जिसमें 25 कमरों के वृद्धा आश्रम में एक कमरे में 2 लोगों के ठहरने की व्यवस्था रहेगी। वृद्धा आश्रम में एक विशाल हाल आयोजनों के लिए होगा। इसके अलावा चिकित्सा सुविधा के लिए भी अलग कक्ष का निर्माण हो रहा है। बुजुर्गों के लिए पुस्तकालय भवन भी उपलब्ध होगा। वही अभिनेता आशुतोष राणा ने राजनीति के सवालों पर जवाब कुछ इस तरह से दिया। चुनाव लड़ना सिर्फ चर्चाओं में। पत्रकारों से चर्चा के दौरान फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा ने स्पष्ट किया है कि मैंने भी सुना है कि मेरे लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा खूब हो रही है। कोई इंदौर, कोई जबलपुर, कोई सागर तो कोई खजुराहो से मेरे चुनाव लड़ने की चर्चा कर रहे हैं। चुनाव लड़ने की मेरी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है। पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा कि यदि दद्दा जी का आदेश होगा तो वे लोकसभा तो क्या जो भी चुनाव लड़ने का आदेश वे करेंगे, हम मैदान में कूद पड़ेंगे। कटनी संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी। लेकिन हमसे इसलिए कहा जाता है कि आप वर्तमान को संभालो। तो वर्तमान में हमारी आपने सोन चिड़िया मिलन टॉकीज नाम की फिल्म देखी। वर्तमान में आप हमारी धर्मा प्रोडक्शन की एक और फिल्म आएगी, यशराज की एक और फिल्म आएगी, एक हमारा छत्रसाल महाराजा छत्रसाल के ऊपर वेब सीरीज है वो आएगी। ये तमाम चीज़ें देखी तो आशुतोष वर्तमान जानता है। भविष्य के गर्भ में अगर कोई क्या छिपा वो जानने वाला आपके पास हो तो लेकर आइए। हम और आप सब भविष्य के प्रति रुचि रखते हैं तो हम जानेंगे कि क्या छिपा है। हम और आप अपने एक दूसरे के मतों का आदान प्रदान करेंगे। क्या लोकसभा में परिवर्तन आएगा इस बार? क्या हम भैया जोशी तो है नहीं, मतदाता है। तो मतदाता के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि 125 करोड़ आदमी सड़क का आदमी, 545 आदमी संसद में बैठता है। तो लोकतंत्र जो होता है वो सड़क और संसद की आपसी जुगलबंदी है। अगर सड़क संसद को ध्यान दे और संसद सड़क के ऊपर ध्यान दे तो सड़क भी सज जाएगी और संसद भी रोशन हो जाएगी। तो ये एक दूसरे के साथ ताल मिला के चलने का विषय है। इसका संबंध क्यों? क्योंकि हमारा मानना है कि देश के लिए दल होते हैं, दलों के लिए देश नहीं होता। तो हम और आप यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो हम और आप बात कर रहे हैं एक देशवासी की हैसियत से उस व्यवस्था के ऊपर जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं, यानी आपकी ही व्यवस्था आपके लिए आपके द्वारा बनाई गई। राणा ही नहीं, हम और आप सब सक्रिय राजनीति में हैं, क्योंकि संसद का और सड़क का आपस में सीधा संबंध है। अगर हमको मताधिकार है तो इसका मतलब है कि क्या निष्क्रिय राजनीति में है? अगर ऐसे लोग निष्क्रिय हैं तो इसका मतलब है कि मत का अधिकार नहीं होना चाहिए आशुतोष साहब को। आप सक्रिय हैं, आपके बुद्धि विवेक के ऊपर हम भरोसा करते हैं, तभी आपको आपके लिए आपका सेवक चुनने का हम अधिकार देते हैं कि आप अपने तंत्र को व्यवस्थित बना सकें। तो इसको निष्क्रिय ना माने, ये बिल्कुल सीधा जवाब है। ये हम और आप सब सक्रिय लोग हैं, सक्रियता से रहें। हम 545 लोग चुन के भेजते हैं। तो जब हम 500 रुपये का अपने लिए पेंट फुल पेंट खरीदते हैं और तमाम किस्म के हम और आप दुकानदार से वादा वचन लेते हैं, तो जब हम अपने राष्ट्र के संचालन के लिए अगर या अपने क्षेत्र के संचालन के लिए अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं, आपने और हमने किसी ने ये बात नहीं करी क्योंकि हमको प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री चुनने का अधिकार नहीं है। हमको चुनने का क्या अधिकार है? सांसद या विधायक? आजकल तो लोग सीधे पीएम चुन रहे हैं। अरे तो मतलब आप तंत्र की व्यवस्था के विपरीत चल रहे हैं और आप चलवा रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो अधिकार हमारे अंदर है अपन बाकी बात करें। थैंक यू। लोगों के लिए, लेकिन ये हॉल के पैटर्न पे नहीं बना है, ये हम रूम के पैटर्न पे बनाना है। कि जैसे आप घर पे रहते हैं हमारे माता पिता और हम उनके लिए एक अलग
कमरा होता है, तो बिल्कुल हम उस हिसाब से बना रहे हैं। एक कमरे में इस तरीके की प्रक्रिया करके हम यहाँ पर तकरीबन 25 कमरे के लगभग हम बना रहे हैं। फिर उनका जैसे अपने घरों में ड्राइंग रूम होता है, अपने घरों में लाइब्रेरी होती है, अपने घरों में जो चिकित्सा सुविधा के लिए एक मेडिकल रूम होता है, डाइनिंग एरिया होता है। साथ में अगर अपने घरों में जैसे आदमी लोग आ गए तो उस आयोजन के लिए पूरा प्रांगण और स्टेज के जैसा ऐसा एक प्रांगण और स्टेज के अगर आपको कोई आयोजन करना पड़े तो आप लोग वहीं पर मिल बांट के बड़ी बड़ा ये हम सबके लिए बड़े आनंद का विषय है कि के साथ समाज कल्याण राष्ट्र कल्याण में निरंतर कार्य होते हैं और के द्वारा 130वां शिवलिंग निर्माण संपन्न किया जा रहा है। और इन सब तमाम प्रक्रियाओं में ये निकला कि हर धर्म मूल धर्म होता है उसमें कहीं ना कहीं हमारी आपकी जिम्मेदारी समाज के प्रति भी होती है। तो एक वृद्धाश्रम के निर्माण की एक परियोजना एक वृद्धों के लिए मतलब हमारे जो प्रत्येक माता पिता उनके लिए एक यहाँ पे आश्रम का निर्माण किया जाए। तो यहाँ पे एक जिसमें सर्व सुविधा युक्त आश्रम उसके अंदर चिकित्सकीय सुविधाएँ रहेंगी। और आश्रम का नाम है वो श्री कृष्ण वृद्धाश्रम। और ये दत्ता शिशु मंडल जो ट्रस्ट है उसके माध्यम से ये अपने आप में लोगों के लिए कार्य है। क्योंकि अभी तक दत्ता जी के जितने भी कार्य हुए हैं वो स्वस्फूर्त योजना के साथ हुए हैं, बिना किसी ट्रस्ट के, बिना किसी संगठन के हुए हैं। लेकिन ये एक व्यवस्थित तरीके से, क्योंकि संगठन कोई भी वो आजीवन चलता है। आजीवन से मतलब ये होता है कि जब तक वो संस्थान है, हमारा और आपका जीवन नहीं, जब तक उस संस्थान का जीवन है तब तक उसकी व्यवस्था। तो ये बड़े आनंद का विषय है। कल उसका 10 बजे के लगभग भूमि पूजन है। तो आप सभी से हम अपनी इस आनंद को बांटना चाहते हैं, इस निमित्त आपके यहाँ इसका स्थान ये मंदिर है, ये यज्ञशाला है। और यहाँ पे यज्ञशाला के बाजू से बड़ा प्रांगण है जहाँ पे श्री अनूप गोयनका जी की जब जमीन थी उन्होंने अनुदान दिया, पवन मित्तल जी की जमीन थी उन्होंने अनुदान दिया, चौधरी जी की जमीन थी बल्लू चौधरी जी उन्होंने अनुदान दिया। तो इस तरीके से बहुत बड़ा प्रांगण है। हम ये मान के चलें कि वो 150 बाई 250 का पूरा प्लॉट उस जमीन के लिए पर्याप्त मात्रा में। ये कब तक निर्माण हो जाएगा? कल से इसका भूमि पूजन, और हमको लगता है कि इस निर्माण प्रक्रिया में तकरीबन 2-1 साल की जो बिल्डिंग बनने से लेकर तमाम चीज़ों को सुचारू रूप से चालू होने 2-1 वर्ष तो लगने चाहिए। ये एक आज की चाल के पीछे। लेकिन कितनी बेड का आश्रम बनेगा और इसका क्राइटेरिया क्या रहेगा? इसमें पूरे एमपी के लोग आ सकते हैं या केवल गंज जिले के? इसका क्राइटेरिया ये है कि जिसको सबने छोड़ दिया। रोल हाँ ठीक है ना। मौजूदा राजनीतिक हालातों पर आपके क्या विचार हैं? सबसे पहले तो आप लोगों को जिस निमित्त हम यहाँ पे बैठे हुए हैं उस विषय पे हम बात करते हैं। ये हम सब के लिए बड़े आनंद का विषय है कि परम पूज्य दद्दा जी के साथ एक लंबे सानिध्य में समाज कल्याण, राष्ट्र कल्याण के निरंतर कार्य होते रहे। और ये दद्दा जी के द्वारा 130वां शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ संपन्न किया जा रहा है। और इन सब तमाम प्रक्रियाओं में ये निकला कि धर्म जो मूल धर्म होता है उसमें कहीं ना कहीं हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी समाज के प्रति भी होती है। तो एक वृद्धाश्रम के निर्माण की एक परियोजना जो दद्दा धाम परिसर में हम लोगों ने निवेदन किया परम पूज्य दद्दा जी से, और दद्दा का ये आदेश हुआ कि एक वृद्धों के लिए, वृद्ध मतलब हमारे जो परित्यक्त माता पिता होते हैं उनके लिए एक यहाँ पे आश्रम का निर्माण किया जाए। तो यहाँ पे कल उसका भूमि पूजन है जिसमें सर्व सुविधा युक्त होगा वो आश्रम। उसके अंदर चिकित्सकीय सुविधाएं रहेंगी और उस आश्रम का जो नाम है वो श्री कृष्ण वृद्धाश्रम है। और ये दत्ता शिशु मंडल जो ट्रस्ट है उसके माध्यम से ये बनाया जाएगा। तो ये अपने आप में हम लोगों के लिए एक अभूतपूर्व कार्य है, क्योंकि अभी तक दद्दा जी के जितने भी कार्य हुए हैं वो स्वस्फूर्त योजना के साथ हुए हैं।
बिना किसी ट्रस्ट के, बिना किसी संगठन के हुए हैं। लेकिन ये एक व्यवस्थित तरीके से, क्योंकि संगठन कोई भी हो वो आजीवन चलता है। आजीवन से मतलब ये होता है कि जब तक वो संस्थान है, हमारा और आपका जीवन नहीं, जब तक उस संस्थान का जीवन है तब तक उसकी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। तो ये बड़े आनंद का विषय है। कल उसका 10 बजे के लगभग भूमि पूजन है, तो आप सभी से हम अपनी इस आनंद को बांटना चाहते थे, साझा करना चाहते थे। इस निमित्त आपको यहाँ पे हमने बुलाया हुआ है। इसका स्थान जैसे ये मंदिर है, ये यज्ञशाला है, और यहाँ पे यज्ञशाला के बाजू से ही एक बड़ा प्रांगण है जहाँ पे श्री आलोक गोयनका जी की जब ज़मीन थी उन्होंने अनुदान दिया, पवन मित्तल जी की ज़मीन थी उन्होंने अनुदान दिया, चौधरी जी की ज़मीन थी, बल्लू चौधरी जी की, उन्होंने अनुदान दिया। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा प्रांगण है यहाँ पे। हम ये मान के चलें कि वो 150 बाई 250 का पूरा प्लॉट उस ज़मीन के लिए पर्याप्त मात्रा में मिल गया है। जो कल से इसका भूमि पूजन है, और हमको लगता है कि इस निर्माण प्रक्रिया में तकरीबन 2-1 साल की जो बिल्डिंग बनने से लेके तमाम चीज़ों को सुचारू रूप से चालू होने के लिए 2-1 वर्ष तो लगने चाहिए। ये एक आज की चाल के हिसाब से, लेकिन ये जल्दी भी हो सकता है। कितने बेड का आश्रम बनेगा और इसका क्राइटेरिया क्या रहेगा? इसमें पूरे एमपी के लोग आ सकते हैं या केवल कटनी जिले के लिए है? इसका क्राइटेरिया ये है कि जिसको सबने छोड़ दिया हो उसको हम स्वीकार करेंगे। अभी यहाँ पे जो मन है कि कम से कम 50 लोगों के लिए, लेकिन ये हॉल के पैटर्न पे नहीं बना रहे हैं, ये हम रूम के पैटर्न पे बना रहे हैं। कि जैसे आप घर पे रहते हैं हमारे माता पिता, और हम उनके लिए एक अलग कमरा होता है, तो बिल्कुल हम उस हिसाब से बना रहे हैं कि एक कमरे में 2 लोग, इस तरीके की एक प्रक्रिया करके हम यहाँ पे तकरीबन 25 कमरे के लगभग हम बना रहे हैं। फिर उनका जैसे अपने घरों में ड्राइंग रूम होता है, अपने घरों में लाइब्रेरी होती है, अपने घरों में जो चिकित्सकीय सुविधा के लिए एक मेडिकल रूम होता है, डाइनिंग एरिया होता है, साथ में अगर अपने घरों में जैसे आप ही लोग आ गए तो उस आयोजन के लिए एक पूरा प्रांगण और स्टेज के जैसा, तो एक वैसा एक प्रांगण और स्टेज के अगर आपको कोई आयोजन करना पड़े तो आप लोग वहीं पर मिल बांट के वहाँ पे आयोजन कर सकते हैं। वैसे एक बात की जाए कि वृद्धाश्रम जो खोले जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बेटों को अपने माँ बाप को छोड़ने का एक प्रेरणा तो नहीं बन रहे कहीं? या ये कहें कि जो माता पिता छूट रहे हैं उनसे प्रेरणा लेकर हम लोग वापस अपनी जड़ों की तरफ लौटने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। उनको प्रेरित करने के लिए भी ये हो सकता है कि भाई जिस पिता की, जिस माँ की, जिन्होंने हमें जन्म दिया, उसकी अगर हमारे ही घर में जगह नहीं रही तो पता लगा कि एक अपरिचित लड़के ने उनको अपने घर पर जगह दे दी, तो शायद उस बच्चे को ये प्रेरणा मिले कि नहीं, हमें अपनी जड़ों से जुड़ना चाहिए। तो मैं इसमें सकारात्मकता देखता हूँ। बाकी सबकी अपनी दृष्टि और सबकी अपनी सृष्टि। ये पूरा निःशुल्क है। इसमें हर वर्ग के लिए रहेगा, पूरा निःशुल्क है। इसमें जितनी भी आपकी मेडिकल सुविधाओं से लेके जो भोजन भजन तमाम चीज़ों से लेके सारी की सारी चीज़ें निःशुल्क हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे यज्ञशाला भी है, मंदिर भी है, तो वो पूरा का पूरा जो प्रांगण है वो अपने आप में आई है, तो वो अपने आप में बड़ा आनंद का विषय है। इसमें कहीं कोई आपको शुल्क नहीं देनी है। आपकी जो पात्रता है वो यही है कि आप